डियर स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डील करेंगे, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। क्लासिकल अर्थशास्त्रों के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मांग और पूर्ति, जो पूंजी की मांग है और जो पूंजी की पूर्ति है, उसके द्वारा ब्याज की दर निर्धारित होती थी। जो पूर्ति है पूंजी की, वो समय वरीयता पर निर्भर करती थी और जो मांग है पूंजी की, वो उनके अनुसार पूंजी की उत्पादकता से प्रभावित होती थी। तो इस प्रकार से दोनों समय वरीयता और पूंजी की उत्पादकता, यानी कि जो संभावित उत्पादकता है पूंजी की, दोनों ही बचत पर आश्रित थी या बचत पर निर्भर करती थी। हम अलग अलग दोनों पक्षों को अगर अध्ययन करें तो क्लासिकल अर्थशास्त्रों के अनुसार जो मांग है पूंजी की या जो विनियोग करता है, वो पूंजी की मांग उसकी उत्पादकता के कारण करता है। और जैसे जैसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है या अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण जो पूंजी की उत्पादकता है, सीमांत उत्पादकता है, वो घटती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम बताएं कि अगर कोई विनियोगकर्ता 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है और वो मानकर चलता है कि इससे जो संभावित यील्ड या संभावित लाभ जो होगा वो 20% होगा। फिर वो सेकंड इंस्टॉलमेंट जब 1 लाख का पुनः करता है तो संभावित जो लाभ या संभावित यील्ड है वो 15% होती है, और पुनः फिर जब वो 1 लाख का करता है तो उससे 10%, यानी कि जैसे जैसे एडिशनल कैपिटल या एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाता है, वैसे वैसे उसकी जो सीमांत उत्पादकता है वो निरंतर घटती है। और एक बिंदु जब ब्याज की दर जो है वो पूंजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर जब हो जाती है, तो ऐसी दशा में कोई विनियोग नहीं किया जाता। तो इससे हम निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जो मांग वक्र है वो ऊपर राइट से नीचे लेफ़्ट की ओर घटता है या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि ब्याज की दर और मांग में, पूंजी की मांग में विपरीत संबंध देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भी कई घटक हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, तकनीकी विकास और जीवन स्तर समुदाय का। तो किंतु इनको हम स्थिर मानकर चलते हैं और हम मान के चलते हैं कि मांग जो है पूंजी की, या क्लासिकल ये मानकर चलते हैं कि पूंजी की मांग जो है वो सीधे सीधे उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि सप्लाई साइड, जो सप्लाई है या जो पूर्ति है पूंजी की, वो क्लासिकल अर्थशास्त्रों के अनुसार ब्याज पर निर्भर करती है, बचत पर निर्भर करती है। अब बचत जो है वो दो बातों पर, एक तो इच्छा और एक पावर पर निर्भर करती है, किंतु इसमें कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति एक आदत से लाचार होता है, वो निरंतर बचत करता रहता है, चाहे ब्याज दर शून्य ही क्यों ना हो या कोई भी उसको ब्याज नहीं मिलता, तब भी वह बचत करता रहता है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा समुदाय या ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जब उन्हें ऊंची ब्याज दर मिलती है तभी वह अधिक बचत करते हैं। तो इस प्रकार से यह क्लासिकल अर्थशास्त्रों के अनुसार जो पूर्ति वक्र है पूंजी का, वो
पॉजिटिव होता है या ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, यानी कि धनात्मक संबंध बताता है। ऊंची ब्याज दर पर अधिक बचत की जाती है। जैसा कि ये चित्र से स्पष्ट होता है कि जहाँ पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति बराबर है ई बिंदु पे, वहाँ ब्याज दर OR निर्धारित होती है। अगर सपोज इसमें ब्याज दर OR1 है तो ऐसी स्थिति में पूर्ति जो है वो मांग की अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि R1S इज़ ग्रेटर देन R1D। तो ऐसी अवस्था में ब्याज की दर घटेगी और पुनः साम्य की स्थिति को प्राप्त होगी, जहाँ पूर्ति और मांग दोनों बराबर है। इसके विपरीत अगर OR2 ब्याज दर है तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को दिख रहा है कि जो पूर्ति है, जो मांग है वो पूर्ति की अपेक्षाकृत अधिक है, यानी कि R2D1 दैट इज़ डिमांड इज़ ग्रेटर देन R2S1 दैट इज़ सप्लाई। तो ऐसी अवस्था में क्या होएगा कि ब्याज की दर बढ़ेगी और पुनः साम्य की स्थिति ई पर प्राप्त होगी, जहाँ पूंजी की मांग, पूंजी की पूर्ति या सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होते हैं। इस चित्र की व्याख्या इस स्लाइड पे की गई है, जिसको हमने पूर्व में समझाया। अंत में हम देखेंगे कि इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं की गई और मुख्य रूप से सभी आलोचनाएं कीन्स के द्वारा की गई हैं। जब पहली जो पॉइंट है हम देखते हैं कि इनकम इज़ नॉट कांस्टेंट बट वेरिएबल, यानी कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो इनकम को कांस्टेंट मानकर चलते थे और वह ये मानकर चलते थे कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है दोनों ब्याज दर पर निर्भर करते हैं और जहाँ बचत और विनियोग बराबर होंगे वहाँ ब्याज दर निर्धारित होगी। किंतु कीन्स ने इसकी आलोचना करते हुए बताया कि आय जो है वो परिवर्तनशील है, आय स्थिर नहीं है और बचत जो है वो आय पर निर्भर करती है, ना कि ब्याज दर पर। तो इस प्रकार से पहले बिंदु से हम दूसरे बिंदु की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट शेड्यूल्स आर नॉट इंडिपेंडेंट, यानी कि जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे वो इसको इंडिपेंडेंट मानकर चलते थे, दोनों वक्रों को, बचत और विनियोग के, जबकि कीन्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कीन्स के अनुसार अगर विनियोग बढ़ता है या इन्वेंशन होता है या इनोवेशन होता है तो और अधिक विनियोग की मांग बढ़ती है, और अधिक विनियोग की मांग जब बढ़ती है तो आय बढ़ती है, आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी और इस तरह से मांग के बढ़ने से और बचत के बढ़ने से पूर्ति वक्र जो है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हम फिर तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि क्लासिकल जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो प्रभाव पड़ता है आय पर उसकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि विनियोग जो है वो ब्याज दर पर निर्भर करता है, जबकि कीन्स के अनुसार विनियोग जो है वो ब्याज दर पर निर्भर न कर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जब विनियोग बढ़ेगा, अगर ब्याज की दर 0 है तो विनियोग नहीं बढ़ेगा, या अगर MEC घट रही है तो ऐसी अवस्था में ब्याज दर 0 होने पर भी विनियोग में वृद्धि नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि कीन्स कहता है कि ये जो सिद्धांत है ये इनडिटर्मिनेंट है, यानी कि अनिर्धारणीय है, क्योंकि अगर ब्याज की दर का हमें पता करना है तो उससे पूर्व आय का पता होना चाहिए, और आय को अगर ज्ञात करना है तो ब्याज दर ज्ञात होनी चाहिए। तो ऐसी अवस्था में ये सिद्धांत जो है वो अनिर्धारित या
इनडिटर्मिनेट है कीन्स के अनुसार, क्योंकि जैसे ब्याज दर अगर बहुत निम्न है तो विनियोग में वृद्धि होगी, और विनियोग में वृद्धि होगी तो उत्पादन, रोजगार, आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होने पर बचत में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हम अलग अलग आय के स्तर पर अलग अलग ब्याज बचत के जो वक्र हैं उनको निर्धारित कर सकते हैं। इसके बाद कीन्स कहते हैं कि क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने जो मौद्रिक घटक हैं उनकी उपेक्षा करी है, केवल ब्याज की दर को सर्वमान्य माना है, जबकि जो अन्य घटक जैसे बैंक क्रेडिट जो है या बैंक जो साख उपलब्ध कराती है वो भी पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और कई बार ऐसी अवस्था भी आती है, इन्होंने क्लासिकल्स ने तो बचत को वर्तमान आय पर निर्भर बताया है, पर कई बार कीन्स के अनुसार कीन्स बताते हैं कि जो पूर्व में बचत है, अगर ब्याज की दर ऊंची प्राप्त हो रही होती है तो वो पूर्व की बचत को के द्वारा भी पूंजी की पूर्ति जो है उसमें वृद्धि हो सकती है। और इसके साथ साथ हम आगे देखते हैं, क्लासिकल्स जो हैं वो नेचुरल और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को एक ही मानकर चलते हैं, पर कीन्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है, दोनों बराबर हों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब बैंक के द्वारा साख में वृद्धि होती है तो लोनेबल फंड्स जो हैं वो उनकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे जो बाज़ार की ब्याज दर है वो साम्य ब्याज दर से नीचे हो जाती है, या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इट फॉल्स बिलो दी इक्विलिब्रियम रेट। तो इस आधार पर कीन्स कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो प्राकृतिक या जो नेचुरल इक्विलिब्रियम रेट है वो मार्केट रेट के बराबर हो। और इसके साथ साथ ही दोनों की परिभाषाओं में अंतर है, क्योंकि कीन्स जो हैं वो बचत को आय पर आश्रित मानते हैं और विनियोग को मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पर आश्रित मानते हैं, जबकि जो क्लासिकल्स हैं वो दोनों को ब्याज दर पर मानते हैं। और मोटे रूप से या मुख्य रूप से जो क्लासिकल है अर्थशास्त्री, वो मुद्रा को जो कार्य उन्होंने बताया वो विनिमय का माध्यम बताया, जबकि मुद्रा का जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है संचय, जिसको कीन्स ने प्रकाशित किया और कीन्स ने महत्वपूर्ण बताया, उसकी क्लासिकल्स ने उपेक्षा की, और इसी आधार पर कीन्स ने क्लासिकल की आलोचना की है। तो इस प्रकार से आशा करती हूँ आपके क्लासिकल थ्योरी जो कि मांग और पूर्ति पूंजी की पर आधारित है, और जहाँ बचत और विनियोग बराबर होते हैं वहाँ ब्याज की दर का निर्धारण होता है क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के अनुसार। और इसकी आलोचनाएं हमने देखी जो कि कीन्स के द्वारा की गई हैं। उम्मीद है आप लोगों के समझ में आएगी। फिर भी कोई समस्या हो तो आप इसके पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।